हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने संश्लेषित रबड़ के बारे में पढ़ा था, मुख्य रूप से जो 5 रबड़ थे उसके बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बहुलक कितने हैं। वैसे उदाहरण बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आज ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया एकलक इकाइयों के बारे में पढ़ाऊंगा और साथ में कुछ इसके जनरल जो भी पॉइंट है वो भी बता देंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के साथ मैं इस लेसन के नोट्स अपलोड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम पहला लेते हैं इसके अंदर पॉलीथीन। देखो, पॉलीथीन जनरली क्या देखते हैं, हमारे दिमाग में आता है पॉलीथीन, जो हम घर पे कोई भी वस्तु लेके आते हैं बाजार से, है ना, तो एक छोटी सी पॉलीथीन पकड़ के लेके आते हैं, पॉलीथीन के अंदर डाल के वो चीज देते हैं, तो वो हम नाम मानते हैं पॉलीथीन। वास्तव में पॉलीथीन ये नहीं है, पॉलीथीन शब्द दिया गया है, लेकिन पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलकीकरण करने से प्राप्त की जाती है। तो पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, वो है पॉलीथीन। क्या ले रहे हैं? पॉलीथीन के बारे में, ठीक है। देखिए, पॉलीथीन के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है। केवल इतना ही नहीं है, क्या लिखते हैं, पॉलीथीन कैसे प्राप्त करोगे, तो कि साहब एथीन है, एथीन का क्या किया हमने, बहुलकीकरण किया। तो बहुलकीकरण करने पर, ये बहुलकीकरण किया आपने, इसके कितने अणु लिए हैं, n। आप दोनों तरफ से बंद तोड़ के और इसका बहुलकीकरण करते हैं, तो ये CH2 और ये CH2 का होल n, ये क्या प्राप्त हो गई, क्योंकि ये प्राप्त हो गई हमें पॉलीथीन। ये क्या प्राप्त हुई, पॉलीथीन। लेकिन वास्तव में पॉलीथीन जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। पॉलीथीन के प्रकार ये आपको ध्यान में रखने हैं, पॉलीथीन के प्रकार। तो पहली पॉलीथीन आती है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, जिसका नाम है LDPE। LDPE, LD मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी इसको कहते हैं निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, ठीक है। अब निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन निर्माण की अभिक्रिया सेम है, कोई फर्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी निर्माण की क्रिया सेम ही रहेगी। क्या होगा, यही लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अणु कितने लिए, N। लेकिन ये क्या होता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में, जैसे बेंजोयल परऑक्साइड, बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति में ली जाती है, ठीक है। हमने पढ़े थे ना मुक्त मूलक क्रियाविधि, तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये CH2 का होल n। अब ये क्या बनी है, पॉलीथीन। ये पॉलीथीन इसके अंदर प्राप्त होती है। ये क्या है, एथीन है। तो फर्क क्या आया, इसमें तो हमने सामान्य लिखा बहुलकीकरण, और इसमें बता दिया बेंजोयल परऑक्साइड की उपस्थिति में ये मुक्त मूलक क्रियाविधि है। निम्न घनत्व का मतलब ये है कि ये बहुलक का जो वर्गीकरण था, जिसमें हमने लिया था साखित बहुलक, तो साखित बहुलक के अंदर ये उदाहरण अंदर आएगी, जिसमें क्या होता है कि ये बहुलक के अंदर इकाइयां होती है, जिसमें एक मुख्य श्रृंखला और ये इस तरह से साखित बहुलक के रूप में पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, घनत्व कम होता है, ठीक है। और दूसरी आती है इसके अंदर, जिसका नाम है HDPE। HDPE का मतलब होता है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। अब उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन के बारे में जब बात करेंगे तो समीकरण तो यही रहेगी, कौन सी, ये क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ये आगे लेंगे N। लेकिन ये एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसके उपस्थिति में बनाई जाती है, वो है TiCl4 प्लस साथ में आएगा C2H5 का होल्ट्राइड Al, ठीक है। इसे नाम देते हैं जिगलर नट्टा उत्प्रेरक।
जिगलर नट्टा उत्प्रेरक जो होता है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है और बनेगा इसमें यही उत्पाद, कौन सा, CH2 का हॉल N, यही बनती है पॉलीथीन। ठीक है, अब ये देखो, ये थी साकित और ये होती है रेखीय। रेखीय संरचना में क्या होगा, ये इस तरह से यूं रहेगी, तो इसमें घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा, मजबूत होती है। तो पॉलीथीन में मुख्य रूप से कितने प्रकार हुए, 2 प्रकार हुए। पहला प्रकार इसके अंदर आता है वो हम लेते हैं कौन सा, LDPE यानी निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, और दूसरा लेते हैं HDPE यानी उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। अब निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन तो अपन जनरली जो पानी की बोतल आती है या बच्चों के जो खिलौने आते हैं, छोटे छोटे आते हैं ना, आवाज करते हैं, वो सारे निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन के अंतर्गत आते हैं। और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन जो होती है उसके अंदर जो कलर की बाल्टी आती है, आपने देखा है बहुत ही मजबूत होती है, या रसोई घर के अंदर जो बर्तन काम में लिए जाते हैं उसमें कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, वो इस उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, वो है PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड जैसे शब्द आता है तो पॉली शब्द है, ये भी क्या है, एक समबहुलक का ही उदाहरण है। जैसे पॉलीथीन भी समबहुलक का ही उदाहरण थी, वैसे ये भी क्या है, समबहुलक। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, क्या आया, PVC, जिसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब पॉलीवाइनिल क्लोराइड लेते हो आप, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड में क्या आ गया, 1,00,000 इकाई। अब 1,00,000 इकाई आई, कौन सी, वाइनिल क्लोराइड, कौन सी आई, वाइनिल क्लोराइड। तो अब आप इसका बहुलकीकरण करेंगे तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है वाइनिल समूह। अब इसके साथ में Cl जुड़ा, ये N, ये क्या आया, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, बहुलकीकरण। तो इसकी होती है क्रिया आयनिक क्रिया विधि के द्वारा, कौन सी, आयनिक क्रिया विधि के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। जो हमने बहुलक की क्रिया विधियां ली थी उसके अंतर्गत अब आप इसका बहुलकीकरण करेंगे तो CH2CH का हॉल N और इधर क्या आ जाएगा, Cl। देखो यहां से बॉन्ड टूटा, एक इधर सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये आ जाएगा PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता है आज के समय में जितने भी प्लास्टिक आते हैं, मुख्य रूप से जैसे चादर वगैरह जो आती है, प्लास्टिक की चादर आती है या पाइप वगैरह आते हैं, वो सभी इस PVC के बने हुए रहते हैं, बहुत ही मजबूत प्लास्टिक है। इसके अलावा इस PVC का जो मुख्य उपयोग है, जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे फेविस्टिक वगैरह जो होती है, उसमें भी कुछ मात्रा में ये PVC साथ में मिलाई हुई रहती है। ठीक है, तो सेकंड क्या आया अपना इसके अंदर, PVC। बाकी इसके गुण है, इसके उपयोग है, वो आप नोट्स के अंदर साथ में पढ़ते रहना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लेते हैं मुख्य रूप से तीसरा और चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वो है अपने इसमें पॉलिस्टर, एस्टर जो होता है, एस्टर का बहुलकीकरण करते हैं तो पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, तो तीसरा क्या आया, पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर के अंदर हमारे उदाहरण दिया गया है डेक्रोन। ठीक है, डेक्रोन भी कह सकते हो या इसे टेरिलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पहले इसकी 1,00,000 इकाइयों के नाम ध्यान रखने। तो इसकी 1,00,000 इकाइयां कौन कौन सी है, तो देखो आप 1,00,000 इकाइयां, तो 1,00,000 इकाइयां इसके अंदर मुख्य रूप से आएगी। पहली है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, या पहले ये ले लो टेरेफ्थैलिक अम्ल, टेरेफ्थैलिक अम्ल, टेरेफ्थैलिक अम्ल, और दूसरी आएगी एथिलीन ग्लाइकॉल, कौन सी, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। अब क्या करो आप इनके सूत्र लिखेंगे, तो टेरेफ्थैलिक अम्ल का सूत्र होता है, बेंजीन की जो वलय होती है इसमें 2 C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी होता है, चलो इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। अब देखो आप इसको कैसे करेंगे,
तो यहां से हम पहला सूत्र लेते हैं टेरेफ्थैलिक अम्ल का। तो टेरेफ्थैलिक अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है ना वो ये होता है कि बेंजीन की जो वलय है इसमें ये COH और ये COH समूह होता है। ये होता है टेरेफ्थैलिक अम्ल का सूत्र। और एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका सूत्र आपको पता है CH2OH और क्या होता है CH2OH। अब इन दोनों को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हम लेते हैं टेरेफ्थैलिक अम्ल। ठीक है, ये देखो ये बेंजीन की वलय को सुला दिया, ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां भी ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये टेरेफ्थैलिक अम्ल है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल को लंबा करना है, इस OH की टांग को खींच के सीधा कर दो। तो सीधा करेंगे तो एक OH आ जाएगा इधर, ये CH2, ये CH2 और इधर क्या आ जाएगा OH। ये यूं ही रहेगा, इसको पकड़ के खींचा है, इसको खींचा यूं लंबा हो जाएगा तो OH और ये आ जाएंगे। अब इसके कितने अणु लेंगे N, इसके कितने अणु लेंगे N। अब ये क्या है संघनन बहुलक का उदाहरण है, इसका संघनन बहुलकीकरण। तो संघनन बहुलकीकरण के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग एकलक ये इकाइयां जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, ये परस्पर जुड़ते हैं तो इसमें एक छोटे कुछ अणु निकलते हैं। जैसे इसमें निकलेगा ये H2O, क्या निकला H2O निकला। अब देखो यहां से H हटाया है और यहां से OH हटाया तो N अणु है ना, तो यहां से आप हटाओ OH और इधर से भी हटाओ है, ताकि इधर दोनों से संयोजकता क्या हो जाए, अलग हो जाए, मतलब कम हो जाए। ये आपको पता है ना AB फिर AB इस पैटर्न से चलते हैं एकांतरित। तो ये जब आप जोड़ोगे तो यूं बनेगा C डबल बॉन्ड O। ध्यान दीजिएगा यहां से हटा दिया हमने OH। ठीक है, फिर ये बेंजीन की वलय आई, ये बेंजीन की वलय, फिर इधर आया C डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या आ जाएगा O, फिर CH2 और इधर आ जाएगा O का होल N। ये बनता है टेरिलीन। क्या बनता है टेरिलीन। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं डेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका नाम क्या दिया गया है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का मतलब ये होता है कि एस्टर समूह जो होता है, एस्टर समूह के बारे में आप जानते हो, जिसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O R के रूप, C डबल बॉन्ड O और आगे ये R के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पॉलिस्टर नाम दिया जाता है। और डेक्ट्रॉन है, पॉलिस्टर का कपड़ा आता है, आपको जानते हो, जिसमें सलोटे नहीं पड़ती है कपड़ों के अंदर। और दूसरी चीज इसका उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से रेसे वगैरह बनाने के अंदर, और साथ में जो हेलमेट के आगे जो अपन ग्लास लगाते हैं हेलमेट के अंदर, तो वो ग्लास जो होता है वो मुख्य रूप से स्टेरिलीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चौथा लेते हैं अपन, वो भी संघनन बहुलक का ही उदाहरण है, वह है नायलॉन 66। देखो इसमें ये जितने भी उदाहरण अभी अपन ने लिए, ये आपके 10th क्लास के अंदर जो कार्बन वाला पार्ट है उसमें बहुलक पॉइंट दिया गया है, उस बहुलक पॉइंट के ही उदाहरण इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। ठीक है, तो अब हम चौथा लेते हैं इसमें, वो है नायलॉन 66। ध्यान दीजिएगा नायलॉन 66। अब इसमें एकलक इकाइयां, ये 66 क्यों है, क्योंकि दोनों एकलक इकाइयां जो होती है, अब इसमें एकलक इकाइयों के नाम, ये एकलक इकाइयां कौन कौन सी है देखो आप। तो एकलक इकाइयों में पहली आती है कौन सा, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र लिखेंगे तो एडिपिक अम्ल में क्या होता है, दोनों मतलब इसमें COH समूह होंगे। ठीक है, तो C या यूं लिख देते हैं HOOC, इधर आएगा CH2 का होल 4 और COH। अब इसका नाम लिखोगे ना तो क्या आएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा है इसमें कौन सी एकलक इकाई आती है, हेक्सामेथिलीन। अब देखो इसका नाम ही लिखा हुआ है हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन। अब इसके हिसाब से अगर आप इसका नाम लिखोगे तो टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सूत्र लिखते हैं तो NH2
CH2 का होल 6 और NH2। ठीक है, तो ये दो इकाइयां हैं। अब इन दोनों इकाइयों को जब अपन जोड़ेंगे तो इसमें एमाइड बंध बनता है। एमाइड का सूत्र आपको 11th में भी याद होगा, CONH2। ये एमाइड का सूत्र होता है। तो इसमें एमाइड बंध बनते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया पॉलीएमाइड के रूप में। ठीक है, देखो अब इसका सूत्र लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर लिखा CH2 का होल 4, फिर C डबल बॉन्ड O OH। ये कौन सा है? एडिपिक अम्ल। ठीक है, प्लस अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है तो NH2 को ऐसे लिखेंगे, फिर CH2 का होल 6, फिर आगे NH और H। इसके कितने अणु लिए? N, इसके अणु लिए N। अब ये भी कौन सी क्रिया है? संघनन की है, तो ये संघनन बहुलकीकरण आ जाएगा। इसमें तीर के निशान के ऊपर लिख देना आप संघनन बहुलकीकरण। तो क्या हटेगा? तो देखो H2O हटा, अब यहां से OH हटाओ और यहां से H हटाओ। अब यहां से OH हटाए ना तो इधर से OH। अब ये भी देखो AB एकांतर क्रम वाले बहुलक इसके अंतर्गत आते हैं, तो इधर से भी H हटेगा। तो हटा गया N अणु किसके हटे? H2O के। उसमें भी लिख देना N अणु H2O के हटते हैं साथ में। किसमें? इससे पहले जो लिया था उसके अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या बताओगे? C डबल बॉन्ड O यहां से हट गया, अब ये आया CH2 का होल 4, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, ये आ गया NH। ठीक है, फिर आ गया CH2 का होल 6 और फिर आ जाएगा NH। ये इसके अंदर होल N के रूप में लिखा जाता है। तो ये कौन सा यौगिक है? नायलॉन 66। कौन सा है? नायलॉन 66। अब ये देखो यहां पर ये जो बंध है ये एमाइड बंध कहलाता है। कौन सा? एमाइड। ये एमाइड बंध कहलाता है, इसलिए नायलॉन 66 को क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसमें चौथा आया है नायलॉन 66। आपने नायलॉन सुना है, रेशा होता है, धागा इसके द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है। ठीक है ना, और भी आपने इसके उपयोग पढ़े होंगे। जो पैराशूट के अंदर जो पैराशूट होता है उसमें जो रस्सी होती है जिससे बंधा हुआ रहता है व्यक्ति, तो वो विशेष वो जो रस्सी होती है वो भी इस नायलॉन की ही बनी हुई रहती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब ये पांचवा हमने पॉइंट लिया है टेरिलिन। कौन सा? पांचवा है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन के बारे में हम ले लेते हैं। इसके अंदर टेफ्लॉन जो होता है, आपने पढ़ा होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग जो मुख्य रूप से अपन लेते हैं, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन के बारे में सबसे पहले तो इसकी एकलक इकाई का नाम ध्यान रखो। एकलक इकाई है ना, एकलक इकाई इसके अंदर जो आती है वो आएगी, ये आता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। ये मुख्य रूप से इसकी एकलक इकाई है। अब आप इसका बहुलकीकरण करो, तो जैसे पॉलीथीन का एथीन का बहुलकीकरण किया वैसे इसमें आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बहुलकीकरण करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 का होल N। ये बना इसके अंदर कौन सा यौगिक? टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये क्या है? टेट्रा फ्लोरो। एथिलीन भी लिख सकते हो या एथीन भी लिख सकते हैं। एथीन भी लिख सकते हो या एथिलीन भी लिख सकते हैं। टेट्राफ्लोरो एथिलीन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये टेफ्लॉन जो होता है, इस टेफ्लॉन का उपयोग मुख्य रूप से रसोई के अंदर जो काम में लिए जाते हैं, अपन कह सकते हैं जैसे उपकरण, जैसे आता नॉन स्टिक तवा, तो नॉन स्टिक तवे के लिए मुख्य रूप से ये टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। तो परीक्षा में एक बार सवाल आया था कि नॉन स्टिक तवा बनाने के अंदर उपयोग में लिए जाने वाले बहुलक का नाम लिखते हुए उसकी एकलक इकाई का नाम लिखिए। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि जितने भी अपने बहुलक के उदाहरण हैं
उन सभी में मुख्य रूप से एकलक इकाइयां और उनके सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके अंदर मुख्य रूप से जो बहुलक प्लास्टिक जो हम ये पढ़ रहे थे इसमें जो रहते हैं उसमें एक आएगा आपके बेकेलाइट जो बड़ा है, ठीक है, और एक इसके अंदर पढ़ेंगे नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 क्या होता है? नायलॉन 66 अलग है, नायलॉन 6 अलग है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखना इसी वीडियो के साथ इस लेसन के नोट्स अपलोड कर रहा हूं। धन्यवाद।